अरे कंप्यूटर ऑडियो आ रही है फिर से। कहाँ लिखा था कंप्यूटर ऑडियो? आया नहीं, तभी सामने लिखा यूजिंग कंप्यूटर ऑडियो। बड़ी कोई स्पीड। बात नहीं, वो कौन है तो अभी ना करो, सारे आ जाएंगे। आ जाए पहले। मीटिंग शुरू हो अब यहाँ गई पे या हो या गई? फिर अच्छा हो गई थी। मीटिंग शुरू हो गई? आपको लग रहा है ना ये नहीं हुई है। 15 मिनट हो गए, मीटिंग हो ठीक गई। है 15 मिनट पहले हो अगर गए। इनको आवाज आई पूछे अस्सलाम अभी वालेकुम। अभी ज्वाइनिंग हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। जाओ बाहर चल जाओ, मेरी क्लास हुई। अच्छा आप ना अपनी तरफ से म्यूट कर लें ताकि किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो फिर उस वक्त जो सा ना वो unmute ना करें। ठीक है, सब स्टूडेंट्स अपने आप को खुद से म्यूट करें और जब किसी ने कोई क्वेश्चन करना, कोई बात करनी है तो तब वो अनम्यूट करके, ताकि फिर इस तरह ना कंफ्यूजन हो जाती है दरमियान में। ठीक है, सब अनम्यूट करें खुद से। मैं करूंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। इसको साइड में करके रखते हैं। अच्छा जी, करें शुरू। आपसे कहा था 1-2 मिनट पहले आप लोग आ जाए। मैं वेट कर रही, मैंने 2 मिनट वेट किया पहले आके, ताकि बच्चे सारे पहले हो जाए, फिर मैं ये एडमिट ऑल ही करती रहूंगी है, और फिर मेरी क्लास एंड पे अब्रप्टली खत्म हो जाती है बात करते करते। ठीक है जी। अच्छा ये क्या करूँ इसको? अच्छा जी, कल हमने जो है यहाँ पर खत्म हुआ था हमारा लेक्चर। उससे पहले ना कुछ सी स्टूडेंट ने, मुझे नाम नहीं आ रहा, किस बच्ची ने ना एक क्वेश्चंस कोई 3-4 किए थे, वो मैंने कहा आप सबसे मैं शेयर कर लूं ताकि ना। अच्छा क्वेश्चन जो थे वो एक तो ये था कि रिप्रोड्यूसेबल, जो मैंने पिछली स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी, सिंगल बीम डबल बीम वाली, वेरी फर्स्ट और सेकंड जो थी ना, उसमें था। अब रिप्रोड्यूसेबल का मतलब पूछा हुआ है। एनी वन ऑफ यू कैन रिप्लाई, कोई इसका आंसर देगा कि रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स क्या हैं। वो था आपकी, ये तकरीबन मेरा ख्याल है स्लाइड नंबर ये 7 बनती है कि रिजल्ट्स obtained are less reproducible by the single beam spectrophotometer as compared to the double beam spectrophotometer. Highly reproducible signals है। कोई रिप्लाई करेगा किसी को इसका आंसर आता हो कि रिप्रोड्यूसेबल? हाँ जी बेटा बताओ। मैम सेम रिजल्ट जो पहली बार मेजरमेंट पे दिया होगा, ये दोबारा मेजरमेंट पे रिजल्ट अगर मिल जाए तो शायद रिप्रोड्यूस। हाँ जी शाबाश। 842 रोल नंबर, क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद यासिन मैम। यासीन। मॉर्निंग के और इवनिंग के स्टूडेंट हो? इवनिंग क्या हूँ मैम? इवनिंग को, गुड। हाँ जी, रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या है कि आपने इसको जितनी दफा भी आपने रिपीट किया है, आपने थ्राइस टाइम किया है, 2 टाइम ट्वाइस टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है सेम सैंपल के साथ, तो हर दफा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। सैंपल भी सेम होना चाहिए, उसको आप जितनी दफा भी परफॉर्म करोगे तो आपके रिजल्ट में जो प्रिसीजन है वो रहेगी। रिजल्ट कौन सा? एक तो प्रिसीजन आपकी एक्सपर्टीज की वजह से, एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी है कि इंस्ट्रूमेंट ने कौन सा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो सिंगल बीम में चूंकि क्या है ना, आपने टर्न बाय टर्न आपने पहले उसका जो है रेफरेंस ब्लैंक सोल्यूशन रखना है, फिर आपने सैंपल सोल्यूशन रखना है, तो लाइट उस वक्त जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर सकती है, और जब आप उसी सैंपल को सेकंड टाइम करोगे तो फिर टाइम कौन सा है वो चूंकि गुजर चुका होगा और इंटेंसिटी में भी वो वेरी हो। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिप्रोड्यूसेबल। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन था वो था जी कि उसने ये कहा था कि जो चॉपर डिस्क है, चॉपर डिस्क में हमने जो फर्स्ट केस स्टडी किया था कि इफ इट इज द ट्रांसपेरेंट सेक्शन इट विल गो थ्रू द स्ट्रेट द सेल कंटेनिंग द सैंपल। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जहां पे हमने चॉपर को यूज किया है, वहां पे क्या किया है, जब लाइट पास हुई है चॉपर से तो वो ट्रांसपेरेंट उसके पार्ट से सेक्शन से गुजरेगी, ट्रांसपेरेंट सेक्शन से गुजरने के बाद
फिर क्या होगा, वो सैंपल सेल से गुजरेगी और फिर देन बाउंस्ड बाय अ मिरर ऑनटू अ सेकंड रोटेटिंग डिस्क। तो क्वेश्चन है जी कि ये सेकंड रोटेटिंग डिस्क क्या है। तो अब आपने देखा वेवलेंथ सिलेक्टर में हमने ये देख लिया है कि वेवलेंथ सिलेक्टर में हमारे पास जो मोनोक्रोमेटर है या वेवलेंथ सिलेक्टर है वो किससे मिलकर बनता है, उसमें एंट्रेंस स्लिट से शुरू होकर फिर कॉलीमेटिंग डिवाइस आता है, कॉलीमेटिंग डिवाइस के बाद फिर आपका ग्रेटिंग आता है या प्रिज्म आता है, और उसके बाद फिर आपका ग्रेटिंग या प्रिज्म के बाद फिर आपका फोकसिंग लेंस आता है। तो ये जो उसने कहा है रोटेटिंग डिस्क, तो वो जो कॉलीमेटिंग या फोकसिंग लेंस है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर चॉपर से गुजरने के बाद फिर वो सैंपल से गुजरेगी और सैंपल से गुजरने के बाद then it will pass toward the focusing lens basically, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क कौन सा है कि वो किस तरह से अपना एंगल चेंज करेगा, ये उसका मतलब है। फिर उस थर्ड क्वेश्चन था जी सिंगल चैनल एंड मल्टी चैनल सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इनमें इसका कोई रिप्लाई करना चाहे, कोई स्टूडेंट जिसको इसका आंसर आता हो। हाँ जी, कोई कोई वॉलंटरली रिप्लाई करना चाहता हो इसका। अच्छा, सिंगल चैनल मैं बताती हूँ फिर आपको। सिंगल चैनल और मल्टी चैनल का बेटा मतलब ये है कि सिंगल चैनल का मतलब है, अभी हमने जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा था उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रो जो आपका सैंपल सेल से गुजरता था उसके बाद फिर वो आपके पास डिटेक्टर के पास चला जाता है, ठीक है ना। डिटेक्टर के पास जाता है एम्पलीफाई होकर, या इसकी एक सेकंड ऑप्शन क्या है, इसको मैं डिटेल से भी इसको भी हम देखेंगे। जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसकी मैं जो इसकी इंटरनल बॉडी है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे जरा डिटेल से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सम टाइम ये होता है कि एक ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो डिटेक्टर हैं वो जी जी ज़िया ज़िया बोलना चाह रहा है, कौन बोलना चाह रहा है? अच्छा, नहीं कोई बात कर रहा। अच्छा, क्या था मतलब इसका कि मल्टी चैनल और सिंगल चैनल सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या फर्क है कि होगा तो वो सिंगल बीम लेकिन उसमें मे बी मोर देन वन डिटेक्टर लगे हुए। जब डिटेक्टर ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि एट अ टाइम हम उसका डिफरेंट जो वेवलेंथ है उनको हम एट अ टाइम डिटेक्टर जो सा है वो डिफरेंट डिटेक्टर्स जो है वो डिफरेंट जो है अपना स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द मल्टी चैनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मे बी वो सिंगल बीम ही है लेकिन वो उसमें अगर डिटेक्टर मोर देन वन लगे हुए हैं तो हम कहेंगे दिस इज द मल्टी चैनल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसकी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से जब सिंगल बीम और डबल बीम को देखेंगे एक लेक्चर में, उस पर भी आपको दूंगी। ओके, गॉट इट, ठीक है। किसका ये 3 क्वेश्चन थे, किसके रोल नंबर बच्चा बोलेगा अपना, क्योंकि इससे मुझे हेल्प होगी आपके सेमेस्टर मार्क्स लगाने में कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट होती है ना कि जो पढ़ रहा है जो वो पूछ रहा है और जो पूछ रहा है फिर वो आगे से रिस्पॉन्स इन बच्चों का आएगा वही उनके मार्क्स फिर उस हिसाब से जो है मैं ट्राई करूंगी कि उसके हिसाब से लगे, ठीक है। तो हर रोज पढ़ा करें, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझे जो है बेशक ग्रुप पे कर लिया करें, फिर मैं इस तरह से आपको आंसर कर दिया करूंगी, इससे सबका फायदा हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, चले कल अब वहां से शुरू करते हैं। हम कह रहे थे कि ये हमारे पास है जी उसकी जो वेवलेंथ होती है इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या है मोनोक्रोमेटर की। तो मोनोक्रोमेटर को हमने कहा कि बाय रोटेटिंग द ग्रेटिंग, ग्रेटिंग क्या था जो आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये दिस वाज द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये जो ग्रेटिंग है ना, ठीक है। तो ये जो ग्रेटिंग है इसकी इफेक्टिवनेस कहाँ पे, बाय रोटेटिंग द ग्रेटिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन बी मेड टू पास थ्रू एन एग्जिट स्लिट। The output wavelength of a monochromator is thus continuously variable over a considerable spectral range. कि हमने जितनी भी मैंने कल आपको बताया था कि सपोज हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करें 510 से लेके 530 नैनोमीटर तक की स्पेक्ट्रा को हमने कहा है कि हमने इसको स्टडी करना है। The output wavelength of the monochromator is thus continuously variable over a considerable spectral range. The wavelength range passed by a monochromator called the spectral बैंड पास। अब हमारा स्पेक्ट्रल बैंड पास क्या है 510 से थ्रू 530 नैनोमीटर। अब इसमें से इफेक्टिव बैंडविड्थ कितनी होगी, कैन बी लेस देन 1 नैनोमीटर फॉर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। ये जो इसकी सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो किस तरह से होनी है, इज नॉट स्ट्रिक्टली अ सिंगल वेव, इट इज इफेक्टिव बैंडविड्थ। जितनी आपके पास नैरो एग्जिट स्लिट होगी तो आपकी इफेक्टिव बैंडविड्थ जो सी है वो उतनी ही स्मॉल होगी। वो स्मॉल तो होगी लेकिन उससे रेजोल्यूशन बेहतर होगी और उससे जो थ्रूपुट है वो उसकी
उसकी कम होगी, जबकि पॉलीक्रोमेटिक मींस कि मैनी कलर्ड। उसकी अब जो रेजोल्यूशन है, जो बैंड है हमारा इफेक्टिव बैंड है, वो तो ग्रेटर है, अप टू कितना हो सकता है 20 नैनोमीटर तक। तो लेकिन क्या होगा, उसकी वजह से जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है वो ब्रॉड जरूर होगी, लेकिन रेजोल्यूशन उसकी एज कंपेयर टू द स्मॉलर जो है वो कम होगी, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी, जो ओवरलैप करेंगी पीक्स एक दूसरे को, और लेकिन उसकी थ्रूपुट जो है वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी, अब ये जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2, हमने क्या कहा कि लैम्डा 1 रेंज क्या हमने सेलेक्ट की थी 510 से 530, तो लैम्डा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव बैंडविड्थ को, लैम्डा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लैम्डा 2, ठीक है। हमने लैम्डा 1 को लैम्डा 2 से ग्रेटर कंसिडर करना है। तो जब लैम्डा, हमारे पास लैम्डा 1 क्या हुआ 530 नैनोमीटर में से डेल्टा क्या है 20, तो वो क्या बन जाएगा 510 नैनोमीटर। 510 नैनोमीटर मिनिमम है जो हम इसको कहेंगे, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो 530 प्लस 20, तो वो डेट इज द 550। तो अब जो रेंज आपके पास बैंड पास आएगा, इट इज फ्रॉम द 510 टू 550 नैनोमीटर तक हम इसको पास ऑन करेंगे। ये इससे भी हो रहा, थोड़ा सा इसको वो कंट्रोल करे। मैम जी बेटा बोलो। थ्रूपुट रेडिएशंस का एक दफा फिर बता दें। इसका थ्रूपुट रेडिएशन, थ्रूपुट रेडिएशन बेटा ये होती है कि जितनी उसके ऊपर फॉल करेगी विद गुड इंटेंसिटी। ये जो वेवलेंथ है ना, आप ये वाली, ये जो पार्ट होगा, इसकी इंटेंसिटी जो हमने पूरा बैंड बनाया है, बैंड कितना था 510 से 530 नैनोमीटर का, तो उसमें से जो ये वाली वेवलेंथ है, इसकी थ्रूपुट सबसे ज्यादा है, इसकी रेडिएशन पावर सबसे ज्यादा है। और हम नॉर्मल क्या कहते हैं, हम एक्सेप्टेबल क्या है, बैंड कब तक एक्सेप्टेबल है, जब तक उसकी हाफ ऑफ द, ये जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है ये हाफ उससे इफेक्टिव बैंडविड्थ, यहाँ पे हाफ वन, उसकी जो टोटल रेडिएंट पावर है उसकी हाफ हाइट तक हम उसे कहते हैं कि ये यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। बेस्ट थ्रूपुट जो सी है वो इस वेवलेंथ की है, बाकी जो ये रेंज आ रही है ये उसकी थ्रूपुट उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेंज होगी, ये जो बैंड होगा, इसकी थ्रूपुट बहुत कम होगी। यहाँ से अगेन थ्रूपुट, तो ये जो रीजन आएगा यहाँ से ये लेकर ये यहाँ तक, इसे होलोग्राफिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी इस रीजन से इस बैंड की जो स्पेक्ट्रा होंगे वो सबसे ऑथेंटिक होंगे, और उनकी जो पीक्स होंगी वो ज्यादा हम उससे इंटरप्रिटेशन बेहतर दे सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अब हमने देख लिया जो मोनोक्रोमेटर है, हमने वेवलेंथ सिलेक्टर हम पढ़ रहे हैं, हमने उसको देखा कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें हमने कहा कि प्रिज्म भी होती है। प्रिज्म का कल मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म अगर वहां पे ग्रेटिंग की बजाय आपके वेवलेंथ सिलेक्टर में क्या लगा हुआ है, ग्रेटिंग की बजाय प्रिज्म यूज कर रहे हैं, तो आप प्रिज्म को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। अब वो क्या होगा, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो सा आपका मोनोक्रोमेटर है वो क्या बन जाएगा, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। ये दो तरह का होता है, कॉर्नोटाइप और लिथोटाइप। मैंने आपसे कहा था कल, मैंने ये डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जो प्रिज्म है जब उसमें से लाइट पास होती है तो वो क्या करती है, उसको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट रोटेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये लाइट पास होगी तो ये इसको लेफ्ट या राइट रोटेट करेगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम दो प्रिज्म, ये दिस इज एंड वन एंड दिस इज द सेकंड वन प्रिज्म, इट इज अ 60 डिग्री प्रिज्म। जो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, is made either from glass or quartz, दोनों ही हो सकते हैं। When quartz is used to 30 degree prism, one should be left handed and the other is at the right handed। ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंडेड प्रिज्म, हमने इस तरह से उसकी सेटिंग कर देनी है। तो ये 30 डिग्री वाला प्रिज्म क्या बन जाएगा, 60 डिग्री वाला प्रिज्म बन जाएगा, और इसको अब क्या हम कहेंगे, दिस इज द कॉर्नोटाइप प्रिज्म होगा। दिस इज नेसेसरी सिंस नेचुरल क्वार्ट्ज इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड विल रोटेट लाइट आइदर टू लेफ्ट और राइट हैंड। जब हम एक इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, एक राइट की तरफ रोटेट करेगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो बीम जाएगी वो cementing of the left and right handed prism will correct for light rotation and will transmit the beam in a straight direction। जब हम इस तरह का डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जगह इस तरह का प्रिज्म यूज करेंगे तो इसको हम कहेंगे दिस इज द कॉर्नोटाइप प्रिज्म मोनोक्रोमेटर।
और क्या है सेकंड टाइप क्या है, लिट्रोटाइप प्रिज्म। मोनोक्रोमेटर में क्या होगा कि अब आपके पास 30 डिग्री पे, लिट्रो प्रिज्म कब कहते हैं, जब हम इसको 30 डिग्री के एंगल पे यूज करते हैं, which uses the same phase। अब इसके जो है इंसिडेंट लाइट, इनपुट लाइट और जो डिस्पर्स लाइट है वो हम सेम फेस से एक ही फेस पर यूज करेंगे। इस फेस के ऊपर क्या करेंगे, द बीम इज रिफ्लेक्टेड एट द फेस परपेंडिकुलर टू बेस। ये जो सी बीम है उसने रिफ्लेक्ट होना है उस फेस से जो कि बेस से परपेंडिकुलर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड मिरर। इसके ऊपर एक मिरर फिक्स किया गया है जो कि उसको रिफ्लेक्ट करेगा। लिट्रो टाइप प्रिज्म, इसमें क्या है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो सी है लिट्रो टाइप प्रिज्म मोनोक्रोमेटर की वो सिंपल है, फ्यू ऑप्टिकल कंपोनेंट्स रिक्वायर है, ठीक है। जबकि इसके केस में क्या होगा कि फिर वही फोकसिंग लेंथ भी होगा और वो आपके पास कॉलीमेटिंग डिवाइस भी होगी। तो ये आपको सिंपल हम इसको कहेंगे कि ये सिंपल टाइप है जहाँ पे हम मोनो यूज करते हैं। फिर आगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या था, ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर की भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है एक्लेट और एकल ग्रेटिंग। एक्लेट और एकल ग्रेटिंग क्या है, प्रिज्म मोनोक्रोमेटर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ है। फर्क क्या है, ये जो डिफरेंस है जो इसकी इसके डिस्पर्शन का जो लेंथ है वो वेरी करती है। तो टिपिकल एक्लेट ग्रेटिंग कंटेन फ्रॉम 300 to 2000 lines per millimeter, but an average line density of about 1200 to 14 lines per millimeter is the most common. The acrylic grating uses the long face for dispersion of radiation। देखिए यहाँ से आपके पास फर्स्ट बीम ऑफ लाइट गई और इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से करने के बाद ये इसका ये दिस इज ये I1, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द नॉर्मल है, ठीक है। तो इट इज द ग्रेटिंग ऑफ चॉइस फॉर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के जो डिफरेंस है आपके पास वो एंगल ऑफ रोटेशन इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो डिस्पर्शन है उसकी वजह से क्या आता है आपके पास डिफरेंट बेसिस पे आप जो लैम्डा की वैल्यूज हैं वो ज्यादा आ जाती है। लैम्डा की वैल्यूज जितनी ज्यादा होंगी वो बैंड जितना ब्रॉड होगा उतनी आपके जो पीक्स हैं वो उनके दरमियान में डिफरेंस ज्यादा होगा और वो क्लियर होगा, ठीक है जी। जिसे हम कहते हैं एक्यूरेट ग्रेटिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास क्या हो गया, एक्ल ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैसा है, एक्ल ग्रेटिंग। एक्ल ग्रेटिंग में क्या है, these have relatively coarse grooves। अब जो है ये जो इसकी ग्रूव्स हैं वो इतनी ज्यादा फाइन नहीं है, इनका जो डिफरेंस है जहाँ पे के एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्शन है वो उसका डिफरेंस बहुत स्मॉल है। स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से दे यूज द शॉर्ट फेस फॉर डिस्पर्शन ऑफ रेडिएशन एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई डिस्पर्शन एबिलिटी। और उसकी डिस्पर्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा, इसके लिए ये आपके पास जो डिस्पर्शन के लिए है, डिस्पर्शन के लिए आप ये वाली जो है हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं और इन दैट केस इट इज द साइन आई प्लस साइन आर। डिस्पर्शन जो है वो साइन आई प्लस साइन आर आता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग wave selector that are used in different instrument और according to that कौन सा है वो आपके मोनोक्रोमेटर की बेस पर उसकी जो प्राइस है उसकी सिलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी वो वेरी कर रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आता है, अब मोनोक्रोमेटर की जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है। मैम जिसका फेस लॉन्ग होगा तो उसके अंदर मतलब ग्रूव्स जो हैं वो पर मिलीमीटर ज्यादा हैं तो उसकी डिस्पर्शन एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू शॉर्ट फेस। एक मिनट में आ जाती हूँ पीछे। हाँ जी क्या कह रहे हो आप, ये इसकी डिस्पर्शन एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसके जो ग्रूव्स हैं पर मिलीमीटर वो ज्यादा हैं। ग्रुप ज्यादा है, ग्रुप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ठहरे जहाँ पर मैं आपके साथ ऑनलाइन शेयर कर दूँ कुछ से मैंने देखी थी अच्छी सी इसमें बनी हुई थी, अगर वो शेयर हो सकती हो तो
तो किस तरह से वो उसको डिस्पर्स करता है ना। चलिए टाइम ज़ाया होगा अभी इसमें ना। चलिए वो मैं आपको ना एक डायग्राम जो सी व्हाट्सएप उसकी इमेज करूंगी, ठीक है, उससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अगर सपोज रेड लाइट है तो पहली 3 बीम्स जो सी हैं वो रेड लाइट की हैं, उसके बाद फिर उसी के साथ रेड के बाद आपके पास नेक्स्ट फेज शुरू हो जाती है कि आप रेड के बाद ब्लू लाइट अगर आ रही है या ब्लू के बाद येलो लाइट आ रही है तो उसमें क्या आएगा कि जो कट है वो ज्यादा नहीं आएगा, दरमियान में स्ट्रे लाइट्स का एंट्रेंस नहीं होने पाएगी और आपके पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो इक्वेशन है आपके साथ जो मैंने बुक शेयर की हुई है ना, वहां पे इस इक्वेशन को डिराइव भी किया हुआ है, वहां से अगर आपको ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं वहां से आपको दोबारा जो सा इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और बाकी की ग्रुप जितनी ज्यादा उसकी है, लेकिन उस ज्यादा होने की बेस पर क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा मर्ज एक दूसरे में हुई होगी। जब वो मर्ज ज्यादा हो जाती हैं एक दूसरे में तो वो लाइंस जो सी हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करना शुरू, जो पीक्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जितना वो ज्यादा ओवरलैप करेंगी उतना ही स्पेक्ट्रा कंफ्यूज होगा, ठीक है जी मैम, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी शायद आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। स्पेक्ट्रल प्योरिटी, स्पेक्ट्रा प्योर कैसे होगा, वही बात कि कितनी उसकी सेपरेशन ज्यादा है। डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग या रेसिप्रोकल लीनियर डिस्पर्शन, उसकी बेस पर रिजॉल्विंग पावर कितनी है उसकी, अफेक्टिव बैंडविड्थ कितनी है उसकी, लाइट गैदरिंग पावर कितनी है या फोकल लेंथ कितनी है। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पर हम मोनोक्रोमेट्रिक की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। तो स्पेक्ट्रल प्योरिटी क्या होती है? स्पेक्ट्रल प्योरिटी, इफ द एग्जिस्टिंग बीम इज थॉरोली स्टडीड, it will always be observed that it is contaminated with small amount of wavelength far from that of the instrument setting. समझ आई आपको अब कि अगर उसकी जो पीक है वो कंटेमिनेट की गई है, उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी पीक्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि उसमें जिस तरह लाइन पीक और बैंड पीक है ना, शार्प पीक नहीं आ रही, तो उसमें अब उसको हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रा जो है वो प्योर नहीं है बल्कि कंटेमिनेटेड है। दिस इज, इसकी रीजन क्या है? अब इसकी स्कैटर्ड रेडिएशन, अब मेरा कहना है मजीद स्कैटर्ड रेडिएशन को स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। स्कैटर्ड रेडिएशन वो क्यों होती है? प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकुलेट इनसाइड द मोनोक्रोमेटर एज वेल एज ऑन वेरियस ऑप्टिकल सरफेस, कि जितने उसके ऊपर मिरर हैं या फोकसिंग लेंस हैं, जितने भी लेंस हैं, क्या कर रहा है वो उसकी फोकसिंग की वजह से या उसमें डस्ट पार्टिकल की वजह से उसकी जो स्पेक्ट्रा है वो कंटेमिनेटेड होता है। दिस ड्रॉबैक कैन बी ओवरकम बाय सीलिंग द मोनोक्रोमेटर एंट्रेंस एंड एग्जिट स्लिट बाय सूटेबल विंडोज। फिर स्ट्रे रेडिएशन की वजह से, स्ट्रे रेडिएशन इज द रेडिएशन दैट एग्जिट द मोनोक्रोमेटर विदाउट पासिंग थ्रू द डिस्पर्शन एलिमेंट। क्या आप वही बात कि आपके इंस्ट्रूमेंट की कितनी अच्छी सी केयर की हुई है आपने, उसका जो बल्ब है वो उसकी इंटेंसिटी कैसे आ रही है, या क्यूबेट है, क्यूबेट के ऊपर अगर आपके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, आपने क्यूबेट को सही तरह से हैंडल नहीं किया है, तो ऑल दीज मे कॉज ऑफ स्ट्रे रेडिएशन। दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग बेफल एट एप्रोप्रिएट। बेफल क्या होता है? बेफल का मतलब होता है चकरा देना, किसी को धोखा देना। एट एप्रोप्रिएट लोकेशन इनसाइड द मोनोक्रोमेटर, क्या कहता है कि हम जिस चीज पे हमने जहां से लाइट ने पास होना है, लेकिन हमें सिर्फ सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है, तो उसके दाएं बाएं जितनी भी चीजें हैं हमने उसमें क्या कर देना है, उसको हम अगर ब्लैक पेंट कर देंगे तो क्या होगा? ब्लैक पेंट होने की वजह से वहां पे जो लाइट जब वहां से पास होगी तो वो उसमें इंटरप्शन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो स्ट्रे लाइट को एलिमिनेट करने के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट को अगर कहीं पे बेफल, लेकिन ये सारी की सारी जो है वो इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रे रेडिएशन इसका कॉज हो सकती है स्पेक्ट्रल प्योरिटी की वजह से। इम्परफेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर कंपोनेंट्स लाइक ब्रोकन है, अनइवन ब्लेजेस है, कि जो आपका मोनोक्रोमेटर है वो अगर उसके अंदर कहीं पे कुछ स्क्रैचेस आए हुए हैं या उसकी जो सरफेस जिसका हमने कल पढ़ा था कि वो अनइवन है,
और अनइवन कोई लेंस है, मिरर सरफेस है, फोकसिंग लेंस, कोई सा भी पार्ट अगर अनइवन उसकी सरफेस है तो वो भी इसकी स्पेक्ट्रल प्योरिटी को अफेक्ट करता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ ऑब्टेन्ड वेवलेंथ और क्वालिटी ऑफ द स्पेक्ट्रा अल्टीमेटली जो है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाता है जी तो ना आप लोग सारा टाइम बैठे खेलते रहते हैं, साइड में नीचे जा रहे हैं। सिंपल वाला ये ऐसा होता है छोटा क्यों नहीं हो रहा? यही देखो इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड था हमारे पास जो अफेक्ट करता है that was the dispersion। डिस्पर्शन या रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग। डिस्पर्शन क्या होती है? इज द एबिलिटी ऑफ अ मोनोक्रोमेटर टू सेपरेट द डिफरेंट वेवलेंथ। द एंगुलर डिस्पर्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद वेवलेंथ। तो एंगल ऑफ एक वेवलेंथ को अब कितने तरीके, कितने एंगल पर और कितने टाइप पे वो डिस्पर्स कर रहा है, तो उसकी डिस्पर्शन एबिलिटी जौन सी है वो शो करती है कि वो कितना अच्छा स्पेक्ट्रा आपको फाइन स्पेक्ट्रा देगा। नेक्स्ट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द मोनोक्रोमेटर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ द मोनोक्रोमेटर क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर टू सेपरेट एडजस्टेंट वेवलेंथ। एक पहली बात हमने क्या की जो पिछली थी वो डिस्पर्शन की, एक ही वेवलेंथ को वो कितने एंगल तक डिस्पर्स करता है। अगर रेड लाइट है एक 517 नैनोमीटर की है तो 517 जो सी है वो कितने एंगल तक, वो 20 के एंगल तक डिस्पर्स होती है, वो 30 के एंगल तक डिस्पर्स होती है, या वो 40 के एंगल तक रेड लाइट ही डिस्पर्स होगी। अब रिजॉल्विंग पावर क्या है कि आपकी जो रेड लाइट है उसने उसको ग्रीन लाइट से 517 से 518 को या 520 को कितना उसने सेपरेट करना है, तो रिजॉल्व करना है। तो डिस्पर्शन इज different from the resolution. The ability of a grating monochromator to separate adjacent wavelength is called the resolving power. With very small difference is referred to as the resolving power of the grating. तो resolving power क्या है कि एक लैम्डा डिवाइडेड 517 डिवाइडेड बाय, अब आपने 5 या 510 था, 510 माइनस 530 तो 20 का डिफरेंस है, तो वो आपकी रिजॉल्विंग पावर होगी। Yeah, so resolving power delta lambda is the difference between the two adjacent wavelength and lambda is their average. Lambda क्या लगाना है कि आपका जो पहली 517 518 डिवाइडेड बाय 2, या तो उसको आपने लैम्डा की जगह रखना है जो दोनों का डिफरेंस है, तो ये इसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। The resolving power can also be defined as n. N is the diffraction order and n is the number of illuminating blazes। कि कितने blazes पर, कितने जो grating के कितने blazes हैं वो उससे illuminate हो रहे हैं। Therefore better resolving power can be obtained for longer gratings। ठीक है, अभी बात होगी longer gratings होगी तो उसकी जो resolution है वो उतनी अच्छी होगी, higher blaze density की वजह से। higher order of diffraction से resolving power जो है मोनोक्रोमेटर की वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज द लाइट गैदरिंग पावर ऑफ मोनोक्रोमेटर। लाइट गैदरिंग पावर क्या क्या मतलब है कि जो अब हमने देखा था कि एक हमारे पास एंट्रेंस स्लिट थी, फिर लास्ट में आता है डिटेक्टर पे जाने से पहले एग्जिट स्लिट, और एग्जिट स्लिट से पहले फोकसिंग लेंस होता है। तो लाइट एंट्रेंस से लेकर फोकसिंग तक लाइट की वो जो आपका मोनोक्रोमेटर है उसकी लाइट गैदरिंग पावर कितनी है। The ability of a grating monochromator to collect incident radiation from the entrance slit is very important। जहां से ही शुरू हो जाता है मोनोक्रोमेटर की एफिशिएंसी, कहां से शुरू हो जाती है? वो शुरू हो जाती है कि अगर हम जहां से ही ये एंट्रेंस स्लिट की तरफ जाते हैं। From the entrance slit is very important। The speed or F over number is a measure of the ability of the monochromator to collect incident radiation। अब F is equal F over D। F क्या है? F focal length होता है। focal length क्या होता है कि आपके मिरर से जो यहाँ पे सोर्स और मिरर का
डिस्टेंस कितना है। f इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉलीमेटिंग मिरर और लेंस एंड d इज इट्स डायामीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ आपने वो जो लाइट के शुरू में चैप्टर्स होते हैं साइंस की बुक में, उधर से आपको आइडिया होगा कि सोर्स से लेके जहां से लाइट ने पास ऑन होना है collimating device तक, the light gathering power of the grating monochromator increases as the inverse square of the f over number, thus and f over half inverse square of the f, thus f over 2 mirror gathers 4 times more lighter than the f over number for most monochromator range from 1 to 10 तक इसके नंबर होते हैं, और f1 over f2 is equal, इसका जो सा है, अब चलिए इसके लिए आप सिर्फ इतना ही कर लो कि जो उसकी फोकल लेंथ है वो मिरर की गैदर्ड 4 टाइम्स, जिसकी फोकल लेंथ हाफ होगी वो उसकी जो गैदरिंग पावर है वो ज्यादा अच्छी होगी। f over 2 मिरर gathered 4 times more light, वो गैदर करेगा देन f over 4 मिरर्स। तो ये इसकी क्या है, ability of a grating monochromator to collect the incident radiation। अब टाइम हमारा आउट होने वाला है, मुझे यहाँ पे सिग्नल आने शुरू हो गए हैं, तो अब आपने कोई क्वेश्चन करना है इसमें से तो वो कर लो एक तो। सेकेंडली कि इससे रेलिवेंट है आप इसको तसल्ली से थॉरली पढ़ लो, और मे बी वो जो बुक है उसके अलावा भी ये थोड़ा सा मैंने मटेरियल कलेक्ट किया था, बुक से भी पढ़ लें। फिर अगर आपको जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप पे शेयर कर दो या आप इंडिविजुअल कर लो इसको, फिर मैं कौन सा आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब किसी ने भी क्वेश्चन करना है तो वो कर लें। 8 मिनट रह गए हमारे पास। हाँ जी, नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन? चलें फिर मैं इसको थोड़ा जल्दी से एक दफा रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, वेवलेंथ सिलेक्टर का, डिस्पर्सिंग डिवाइसेस थी, फिर इंटरफेरेंस है, फिर प्रिज्म है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उसकी टाइप देखी है, मोनोक्रोमेटर टोटली कितने पार्ट से मिलकर बनता है, उसकी इफेक्टिव बैंडविड्थ को हमने डिटेल से देख लिया कि बैंडविड्थ क्या होती है, किस तरह से इफेक्ट करती है इसकी एफिशिएंसी पे। फिर प्रिज्म मोनोक्रोमेटर कितनी टाइप का होता है, कॉर्नो टाइप और लिट्रो टाइप, किस तरह से ये इफेक्ट करता है। फिर ग्रेटिंग, जो डिस्पर्शन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग कितनी तरह की है, एकलेट ग्रेटिंग है, एकल ग्रेटिंग है, तो जिसकी हमने कहा कि जिसका डी की वैल्यू ज्यादा होगी, डी जितना ग्रेटर होगा उतनी उसकी रिजोल्यूशन पावर ज्यादा होगी। इसके जो परफॉर्मेंस है हम इनको 5 करेक्टरिस्टिक्स पर मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रल प्योरिटी पे करते हैं, स्पेक्ट्रल प्योरिटी फर्दर 3 चीजों पर डिपेंड करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन पर, स्प्रे रेडिएशन पर, और इम्परफेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर कंपोनेंट की बेस पर करती है। फिर डिस्पर्शन क्या होती है कि मोनोक्रोमेटर ने डिफरेंट वेवलेंथ्स को किस तरह से डिस्पर्स करना है, सेपरेट द डिफरेंट वेवलेंथ। रेजोल्यूशन क्या होती है कि ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर टू सेपरेट एडजस्टेंट वेवलेंथ कि 5 से 17 और 18 को वो कितनी हद तक वेरी कर सकता है। फिर ग्रेटिंग लाइट गैदरिंग पावर क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटर। तो एफ जौन सा है ये डिफाइन करेगा कि जो है वो फोकल लेंथ जौन सी है वो किस तरह से लाइट गैदरिंग पावर को अफेक्ट करती है। ठीक है जी, चल थैंक यू जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज, अल्लाह।